अपने कोड के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा कोड जो है 59 है और मैंने अपना ग्रेजुएशन वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और एंशिएंट हिस्ट्री में 2015 में कंप्लीट किया है। और उसके बाद मैंने सतत रूप से सिविल सेवा की तैयारी की है। सर 59 से क्या किसी दार्शनिक का संबंध है? सर सॉरी सर, ये याद नहीं आ रहा है सर। चलिए, 2015 में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पिछले 7 वर्ष से कहीं कोई और आपने काम किया है? सर मैंने इसी सिविल सेवा में तैयारी करते वक्त 2019 का मेरा CAPF का इंटरव्यू था, उसके बाद मैं इसी में संलग्न हूँ सर। आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं की है? जी सर, नहीं। और लंबा समय आपको इस तैयारी में हो गया है? जी। अगर हम ये मान के चलें कि उदाहरण के लिए अगर आपका चयन नहीं होता है तो आपके जीवन के सर्वाइवल के लिए आपके पास क्या विकल्प होंगे? सर मेरे पास कृषि का विकल्प है, एक जैविक कृषि, उसको मैं अपना विकल्प बनाना चाहूँगा सर। तो आपने दूसरा विकल्प पढ़ाई के साथ साथ तैयार क्यों नहीं किया? सर मेरे 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 हिसाब से ये जो सिविल सेवा है, ये सबसे जो देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं हैं और सबसे जो मुश्किल सेवाएं मानी जाती हैं उसमें है। और इसके अतिरिक्त मैंने फिर सोचा कि जैविक कृषि करके मैं पर्यावरण और जो अपने ग्रामीण क्षेत्र का और स्वयं का विकास बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। फिलोसफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है? यस सर। योग के बारे में जानते हैं आप? सॉरी? योग के बारे में जानते हैं? योग? जी सर। योग करते हैं? सर नहीं। अच्छा, एक बताइए, योग का जो सामान्य अर्थ है वो है जोड़ना। योग माने जोड़ना सर। जोड़ना। लेकिन योग की जो परिभाषा दी गई है महाभाष्य में वो क्या है? योग है चित्तवृत्ति निरोधा। निरोध है, यानी चित्त को वृत्तियों से अलग करना योग है। तो एक तरफ तो योग का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन दर्शन शास्त्र में हम पढ़ते हैं योग का मतलब अलग करना। इसका क्या तात्पर्य है? इससे आप क्या समझते हैं? सर एक अर्थ में अगर देखें तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, एक अर्थ में इसको लिया जा सकता है। और दूसरा जो व्यापक अर्थ लिया जाता है, चित्त वृत्तियाँ जो होती हैं, जो आत्मा होती है उसको संलग्न करती है भौतिक चीज़ों में, और जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का उससे दूर ले जाती है। और योग जो है उसका एक अच्छा साधन है जिससे हम चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण कर सकते हैं या उसका निरोध करते हैं। आजकल ये देखने में आ रहा है कि टीवी पर या अलग अलग जो पार्क हैं, दिल्ली के अंदर आप जाएंगे या बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे पार्कों के अंदर योगा होता है सुबह सुबह। क्या वो वास्तव में योगा होता है या उस योग का कोई एक पार्ट वो लोग करते हैं? सर वो एक पार्ट ही करते हैं। तो संपूर्ण योगा क्या है? संपूर्ण योग क्या है? सर जो योग दर्शन में है वो उसमें उसके 8 मार्ग बताए गए हैं। सर मैं पूरा 8 हाँ, उनको एक्सप्लेन कीजिए, क्या है वो 8 तरीके? सर वो एक रूप में जीवन जीने का जो तरीका है योग में वो बताया गया है। जैसे कि यम, नियम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो इसके अतिरिक्त भी 3 हैं, जो पूरे 8 हैं। उसमें जो हम सामान्य जीवन में करते हैं, जो पार्कों में या अन्य में देखा जाता है, वो एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। भौतिक जीवन से एक प्रकार से हमारा संलग्न जो है वो बना हुआ है, जबकि योग जो है वो भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाने का मार्ग है। पाश्चात्य दर्शन में आपने लाइबनिज को पढ़ा है? क्या है लाइबनिज का दर्शन? सर वो बुद्धिवादी दार्शनिक है और उसने चिदड़ुवाद की व्याख्या की। क्या है चिदड़ुवाद का दर्शन? सर उसने इस चिदड़ु, जैसे कि आप उसने क्योंकि वो परम बुद्धिवादी है तो वो चिदड़ुवाद को एक प्रकार से कह सकते हैं सर पूर्ण रूप से परफेक्ट मानता है चिदड़ु को। और उसमें जो मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से तो उसमें समान माना गया है, लेकिन मात्रात्मक रूप से जैसे कि चेतना है उसमें अंतर पाया जाता है सर। वो क्रम, जैसे कि उस पर प्लेटो का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। नहीं, आप तो केवल ये बताइए कि अगर आपको किसी साधारण व्यक्ति को ये समझाना हो कि लाइबनिज का चिदड़ुवाद का मतलब ये है, चिदड़ुवाद जो दर्शन है उसका अर्थ ये है, और एक साधारण व्यक्ति अगर आपसे समझना चाहे तो उसको आप कैसे समझाएंगे?
सर चिदड़ू में सर बोलता है, जो लाइबनिज बोलता है वो, कि ये चेतना ही वास्तविक सत्य है, जड़ जैसी कोई सत्ता नहीं होती है। और चेतना में जब हम जड़ जो देखते हैं, वो चेतना की जो कमी रहती है उसके कारण हम जड़ का हमको आभास होता है, जड़ जैसी कोई वस्तु नहीं है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में आपने चारवाक को पढ़ा होगा, आपने जैन दर्शन को पढ़ा होगा, आपने बौद्ध दर्शन को पढ़ा होगा, आपने योग, सांख्य, वेदांत, इन सभी को पढ़ा होगा। किस भारतीय दर्शन के साथ में लाइबनिज के दर्शन की समानता है? सर अभी याद नहीं आ रहा सर। चलिए, वेदांत दर्शन आपने पढ़ा है? जी सर। वेदांत और नव्य वेदांत में क्या अंतर है, क्या मूलभूत अंतर है वेदांत और नव्य वेदांत में? सर वेदांत में जो शंकराचार्य थे, उन्होंने ये दर्शन दिया था जिसमें अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र दिया गया था, जबकि नव वेदांती हैं वो स्वामी विवेकानंद ने इसका प्रतिपादन किया। उन्होंने आध्यात्मिक दर्शन के साथ साथ भौतिकवाद को भी समन्वय किया है सर नव वेदांत में। आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, ये तीनों विषय पढ़े हुए हैं। अगर राजनीतिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दो बड़ी घटनाएं हाल के समय में जो वैश्विक परिदृश्य में हुई हैं, उनके बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें तो कौन सी दो घटनाओं का आप उल्लेख करेंगे और उनके भारत पर क्या प्रभाव है उन दोनों अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के? सर पहला है यूक्रेन और रसिया वार, और दूसरा है सर श्रीलंका संकट। यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध है, इसके सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भारत पर क्या हो सकते हैं? सर सामरिक रूप से देखा जाए तो रूस भारत का मित्र रहा है 1971 के बाद से, मित्रता संधि के बाद से, और जबकि यूक्रेन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था कश्मीर के मुद्दे पर। तो एक रूप से हमेशा ही रसिया जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का साथ देता रहा है, तो भारत की मौन स्वीकृति है रशिया को लेकर। और आर्थिक रूप से देखा जाए सर तो क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं, विशेषकर अमेरिका और जो पश्चिमी फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह, उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसके कारण व्यापार को लेकर भारत और रसिया का थोड़ा सा समस्या चल रही है सर। इसको काटसा जानते हैं? जी सर। क्या है काटसा? सर ये अमेरिका का एक कानून है जिसके अंतर्गत अगर अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है, तो जिसके साथ अमेरिका मान लीजिए कि भारत के साथ व्यापार कर रहा है, तो एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि भारत भी उस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता जिस पे प्रतिबंध लगा है। भारत को इसमें छूट दी गई है अभी? सर इस पर प्रस्ताव है सर, S-400 जी, S-400 प्रस्ताव पारित हो गया सर। इसकी सर जानकारी नहीं है सर, S-400 को लेकर सर। ठीक है, प्लीज। चलिए, मेरी तरफ से आखिरी क्वेश्चन, कबड्डी खेलते हैं आप? सर खेले हुए तो काफ़ी दिन हो गया, अभी तो देख रहे हैं सर, क्योंकि समय नहीं मिलता सर। किस देश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी? सर सॉरी सर, बांग्लादेश जानते हैं वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। और कितने प्रकार की होती है कबड्डी? सर मैंने एक ही दो प्रकार से, जैसे कि हम लोग खेलते हैं। अच्छा, आप कबड्डी का प्रो लीग तो देखते होंगे ना, जो भी जी। हुआ था प्रो कबड्डी में, कौन विजेता रहा इस बार? सर इस बार दिल्ली दबंग रही है। किसको हराया था इसने? ने सर पटना पायरेट्स को। पटना पायरेट्स को हराया था। पटना पायरेट्स, इसके पहले एक खिलाड़ी था, बहुत फेमस खिलाड़ी, उसे डुबकी किंग कहा जाता है, क्या कौन है? सर प्रदीप नरवाल सर। प्रदीप नरवाल है। अच्छा, डुबकी किंग इन्हें कहा जाता है। रनिंग हैंड टच में सबसे फेमस खिलाड़ी कौन है इंडिया का? सर ये अजय ठाकुर सर। अजय ठाकुर, ठीक है। ये बताइए, भारत अभी हाल में कौन सी चैंपियनशिप पे, लगातार सब में पहले पे रहा था लेकिन इस बार तीसरे स्थान पे चला गया, ईरान उसमें विजेता हो गया था, कौन सी प्रतियोगिता थी? सॉरी सर ये। अच्छा, ओलंपिक में कबड्डी को अभी तक क्यों नहीं शामिल किया गया है? किन किन मानकों को पूरा नहीं कर पा रही कबड्डी, जिसकी वजह से इसे शामिल नहीं किया गया है ओलंपिक में अभी तक? सर मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं मालूम, लेकिन आप कहेंगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ सर। नहीं, इसको एग्जैक्ट आप देख लीजिए। सोशियोलॉजी आपने पढ़ा है? जी सर। यूथ में आजकल देखा जा रहा है कि जो उनको मिल जाता है उस चीज़ से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। एक इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट आता है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम, सुना है आपने इसका नाम? सॉरी सर, काफ़ी दिन हो गया मुझे पढ़े हुए तो। अच्छा, जैसे एक और चीज़ आपने देखा होगा कि यूथ अब ट्रेन में जा रहे हैं तो यूथ बार बार मोबाइल अपनी जेब से निकालते हैं, देखते हैं कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। इस चीज़ को क्या कहते हैं सोशियोलॉजी के टर्म में? सॉरी फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपने सुना होगा सोशियोलॉजी में, फोमो। सर मुझे इसकी पर जानकारी नहीं है। ठीक है।
मिसिंग वुमेन एक सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट है, पता है आपको? चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ अब ये बता दीजिए कि जो प्रमुख दर्शन है किसने प्रतिपादित किया है? जैसे चारवाक पे आएगा, तो अद्वैत का कौन है, द्वैत का कौन है, विशिष्टाद्वैत का कौन है? सर अद्वैत का सर शंकराचार्य जी हैं, विशिष्टाद्वैत का सर रामानुजाचार्य हैं, और द्वैतवाद का मध्वाचार्य हैं। अच्छा, योग दर्शन का कौन है? योग दर्शन का सर पतंजलि जी। अच्छा, वो आठवां को याद है? हाँ सर। बताइए कौन से आठ के इसके? दर्शन जो है जिसे आस्तिक दर्शन बोलते हैं, उसमें सांख्य का कपिल जी ने किया है, न्याय का किया है गौतम जी ने, योग का किया है पतंजलि जी ने, वैशेषिक का किया है कणाद जी ने, और पूर्व मीमांसा का किया है जैमिनी जी ने, और उत्तर मीमांसा का किया है बादरायण जी ने। अच्छा, आज की सोसाइटी में चारवाक दर्शन आप किस हद तक देखते हैं? चारवाक दर्शन की प्रासंगिकता आज की जो सोसाइटी है हमारी कंज्यूमरिज्म की, उसमें आप उसकी रिलेवेंस क्या देखते हैं? सर शुरुआत में तो लोग जाते हैं चारवाक दर्शन की तरफ, लेकिन उनको भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उसमें आनंद तो नहीं मिल पाता। सुख तो मिलता है और आनंद नहीं मिल पाता, तो हम देखते हैं कि वो योग की तरफ, जो आध्यात्मिक दर्शन है उसकी तरफ फिर जाने लगते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन, आजमगढ़ से कुछ बता दीजिए। आजमगढ़ से हैं आप, आजमगढ़ का सेक्स रेशियो क्या है? सर ये प्लस में है, और 1019 ऐसा है सर। श्योर है? सर 1000 से ऊपर है थोड़ा सा। लिटरेसी रेट क्या है? सर ये आजमगढ़ की पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन सर, डीएम कौन है वहाँ का? सर सॉरी सर ये एसपी कौन है? ओके, थैंक यू। आपने कहा आप कुछ नहीं करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, क्या करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में? सर पहले तो जो आंध्र और महाराष्ट्र में जैविक खेती को लेकर जो प्रयास सफल हुए हैं उसका मैं अध्ययन करना चाहूँगा सर, और उसके बाद फिर मैं इसको लेकर प्रयास करूँगा। एक बार और बताइएगा ज़रा, बताइए क्या करेंगे? सर जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में एक तेलंगाना राज्य हैं, जैविक खेती को लेकर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर, तो उसको जाकर मैं करीब 6 से 6 महीने या 1 साल उसका अध्ययन करके फिर जो उत्तर भारत की परिस्थिति है उस अनुरूप मैं उस पे कार्य करना चाहूँगा। कौन सा राज्य फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा बना था इंडिया में? सर ये सिक्किम है सर। तेलंगाना क्यों जाएंगे आप? सर तेलंगाना में सर उनका सुभाष पालेकर नाम है सर उनका, उन्होंने प्राकृतिक और जैविक खेती के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया है और सफल भी रहे हैं। उनके प्रयोगों को मैं देखना चाहूँगा सर। आप सेलेक्ट होते हैं, आप इंचार्ज बनते हैं कहीं किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जाते हैं जहां आपको कृषि से संबंधित सुधार करने हों, तो अभी जो कृषि प्रचलित है हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो प्रचलित है, इसमें आप किस किस तरीके के सुधार करना पसंद करेंगे? सर इस क्षेत्र में जो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों ही प्रयास कर रही हैं सर। जैसे कि अभी हाल ही में जो बजट आया था उसमें गंगा के जो 100 किलोमीटर का क्षेत्र है आसपास का, उसमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा सर। उसको मैं प्रोत्साहन देने का प्रयास करूँगा। और सर जो नीम कोटेड यूरिया होता है उसके उपयोग को मैं। आजमगढ़ में क्या क्या सुधार करने की कोशिश करेंगे? सर आजमगढ़ में सर जैसे कि मैंने खुद अनुभव किया है कि जो कृषि है उसमें पानी का उपयोग काफ़ी बढ़ रहा है और इस कारण जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। तो सर मैं इसके लिए जो इस तरह की कोई योजना यूपी सरकार चला रही है, पानी का जो है कम इस्तेमाल करके खेती करने का, कोई ऐसा कुछ योजना चला रही है या किसी देश के साथ ऐसा कोई समझौता हो रखा? सर इजराइल के साथ है सर। अच्छा, क्या बोलते हैं उस टेक्निक को? सर ड्रिप सिंचाई सर। क्या लाभ है उसके? सर इसमें जो करीब जो जल की बचत होती है वो 30 से 40% जल की बचत होती है, तथा जो उत्पादन है वो 15 से 20% बढ़ जाता है। और आप श्रीलंकन क्राइसिस को कह रहे थे कि श्रीलंकन क्राइसिस जो है एक मेजर इवेंट है, जो हमारे जो 2 घटनाएं, प्रमुख घटनाएं जो अभी हो रखी हैं वर्ल्ड में, तो आप श्रीलंकन क्राइसिस को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में किस
तरीके से देखते हैं? इंडिया पे ये किस तरीके के इफेक्ट्स डाल सकता है? सर क्योंकि वो पड़ोसी है हमारा, और पहले भी ऐसा हुआ कि जब पड़ोसी पे कोई समस्या आती है तो भारत को उसका एक प्रकार से नकारात्मक ही प्रभाव देखने को मिलता है। 2 समस्याएं बताइए जो भारत पे आ सकती हैं। सर पहला तो है कि वहाँ से प्रवासी भारत में आएंगे और वो जो कि तमिल रहेंगे, और तमिल एक संवेदनशील मुद्दा रहा है भारत के लिए। और दूसरा है सर कि आर्थिक संकट होने के कारण जो भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार रहा है, तो भारत के आयात और निर्यात दोनों पर भी प्रभाव पड़ेगा। और किन किन नामों से जाना जाता है कबड्डी? सर हमको सर कबड्डी ही मालूम सर। कबड्डी टीम के कैप्टन कौन है अभी इंडिया के? अभी सर प्रदीप नरवाल है। प्रदीप नरवाल है, श्योर? पहले सर अनूप कुमार थे। श्योर हैं? सर मैंने यही पढ़ा है सर। अच्छा, आप स्पोर्ट्स, आपकी हॉबीज में स्पोर्ट्स है? हाँ सर। आप जाएंगे कहीं भी, किसी भी डिपार्टमेंट में रहेंगे, स्पोर्ट्स को प्रमोशन देंगे? हाँ सर। किस तरीके से प्रमोट करेंगे स्पोर्ट्स को? सर एक मान्यता प्रचलित हो गई है हम लोग के क्षेत्र में कि जो आदमी खेलता है वो पढ़ नहीं पाता है, तो हमको हरियाणा से सीखना चाहिए कि हम खेल के क्षेत्र में भी बेहतर विकल्प चुन सकते हैं भविष्य का। क्या करेंगे, किस तरीके के इनिशिएटिव्स उठाएंगे स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए? सर स्कूलों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है। स्कूल में तो लोग पढ़ने ही नहीं भेजते हैं, तो स्पोर्ट्स कहाँ से खेलने भेजेंगे? सर भेजते हैं सर। भेजते हैं? अच्छा, क्या क्या करेंगे? सिर्फ जागरूकता फैलाने से हो नहीं सर, जाएगा? सिर्फ जागरूकता से नहीं होगा, उनको इनिशिएटिव देना पड़ेगा। जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं भारत सरकार की? सर जैसे कि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है, उसके तहत लोगों को जागरूक करके प्रोत्साहन दिया जाए। और कोई स्पोर्ट्स फिटनेस से रिलेटेड और कोई प्रोग्राम चल रहा है? सर फिट इंडिया कार्यक्रम चल रहा है सर। अच्छा, कोई ब्रांड एम्बेसडर है, उनके नाम याद से? सर फिट इंडिया का, सॉरी सर। और क्या फिटनेस के लिए और क्या क्या स्कीम्स चला रहे हैं हम लोग? सर फिटनेस के लिए योग दिवस मनाया जाता है सर। किस तारीख को मनाया जाता है योग दिवस? ये सर 25 जून को। 25 जून को मनाया जाता है। अच्छा, ये इंडिया का इनिशिएटिव है? जी सर। अच्छा, श्योर हैं आप? यस सर। ठीक सर। ओके, अभी खेल की बात हो रही थी। यस सर। अभी राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, ठीक है ना? उनका क्रम कौन सा है? सर राष्ट्रीय खेल तो अभी कबड्डी को लेकर भी होने वाला है। भारत के राष्ट्रीय खेल हैं, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है भारत में हर वर्ष। यस सर। तो अभी कब राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है और कहाँ होने जा रहा है? सर ये याद नहीं आ रहा है सर। है अभी हाल में उसमें कितने खेल शामिल होते हैं राष्ट्रीय खेल सर में? मैंने पढ़ा था सर, लेकिन रिवीजन ना होने के कारण मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आप जब बार बार जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि की बात कर रहे थे, दोनों में अंतर क्या है? सर जैविक कृषि में एक जो पूर्ण रूप से उर्वरकों का उपयोग, रासायनिक जो उर्वरक हैं उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसमें कुछ मात्रा में किया जाता है। रासायनिक उर्वरक का जैविक खेती में? नहीं सर, प्राकृतिक खेती में। प्राकृतिक खेती में? यस सर। और जैविक खेती में रासायनिक तो प्राकृतिक कैसे रह गई फिर वो? अगर उसमें रसायन का थोड़ा बहुत भी प्रयोग किया जाता है तो प्राकृतिक खेती कैसे रह गई? सर प्राकृतिक खेती से तात्पर्य ये है ये कि कहीं पढ़ा है आपने या अनुमान से बता रहे हैं? सर अभी कल सदन में सरकार ने प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को लेकर, हाँ, उसमें क्या स्टैंड लिखा है? उन्होंने कहा है कि इसके जो नॉर्म है इसको हम अलग अलग करेंगे, जिससे कि लोगों को जो अंतर है वो पता चल सके। तो उसमें यही लिखा है ना उस नॉर्म में कि जैविक खेती में, ठीक है, हम जो है रासायनिक जो खाद होती है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, और प्राकृतिक खेती में न तो जैविक खाद का प्रयोग करेंगे न तो रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे। सर मैंने लेख तो पढ़ा था, लेकिन ये डिफरेंस शायद मैं चूक गया सर। ठीक है, आपके यहाँ आजमगढ़ में तमसा प्रदूषित हो गई है और लगभग मृगासन आसन में है, उसको रिवाइवल करना हो तो कैसे करेंगे? सर पहले तो कि जो उसके आसपास अतिक्रमण हो गया है शहरी क्षेत्र में विशेषकर, तो उसको हटवाना। और दूसरा है सर कि सफाई, जैसे कि जब सीजन नहीं रहता है बाढ़ का, तो सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है उसका। अवसाद, काफ़ी ज़्यादा अवसादग्रस्त हो गई है वो, इस कारण जो उसका जल स्तर है वो फैल जाता है शहरी बाढ़ के रूप में, वो बरसात के समय काफ़ी समस्या पैदा करता है। और सर तीसरा है सर जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके तहत जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, जल जो अपशिष्ट रहता है उसके लिए सर ट्रीटमेंट प्लांट। पॉलिटिकल साइंस आपने एक डिवीजन में पढ़ा हुआ है, जरा उद्देशिका सुनाइए।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, अवसर, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा समस्त नागरिकों की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। कब? सर 26 नवंबर 1949। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड, मेरी तरफ से, सॉरी। आपकी जॉब प्रेफरेंसेस क्या हैं? सर पहला है डिप्टी कलेक्टर, दूसरा है पुलिस उपाधीक्षक। चलिए, मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर हैं, आप कहीं पर सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, आजमगढ़ वैसे भी संवेदनशील क्षेत्र है, जी सर। तो आप अपने फोर्स के साथ गए, उसमें आपके डिप्टी एसपी साहब भी थे, आप भी हैं और पूरी फोर्स है। उस दंगे में से अचानक एक किसी व्यक्ति ने आपके डिप्टी एसपी को गोली मार दी और वो घायल हो गए हैं, बुरी तरह से मर भी जाएंगे, बचने की उम्मीद नहीं है, सीधे खोपड़ी मार दिया है। और जब उनको गोली लगी तो बाकी फोर्स भाग गई और आप क्राउड से घिर गए हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर इस रूप में मैं समझाने बुझाने का ही कार्य कर सकता हूँ सर, क्योंकि एक्शन मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया। और मैं जो उनका लीडर होगा उससे बातचीत के दौरान, क्योंकि जो कारण है वो पता करने की कोशिश करूँगा और उनको आश्वासन दूंगा कि मैं अपने जो ऊपरी अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके उनकी समस्या और जो भी उनकी आपत्ति है उसको लेकर सर मैं। और उस समय जो तनाव, जो मारपीट, गोली चल रही है, अपराध हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, उसको क्या करेंगे, कैसे मैनेज होगा? सर क्योंकि जो पुलिस फोर्स थी अगर वो रुकी है, नहीं वो भाग गई है, तो सर अगर वो भाग गई है तो मैं यही बोलूँगा उनसे कि आप नहीं निकल सकते हैं, आप वहाँ रह के अपनी जान देंगे? सर क्योंकि मैं घिर चुका हूँ तो मेरे पास यही विकल्प है कि मैं उनको समझा बुझा सकूँ। ठीक है, थैंक यू। दर्शन शास्त्र आपका विषय है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आपसी बातचीत में किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ये तो नास्तिक आदमी है, ये तो आस्तिक आदमी है। जिस संदर्भ में वो आस्तिक और नास्तिक को समझते हैं और जो दर्शन शास्त्र में हम आस्तिक और नास्तिक पढ़ते हैं, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है? सर जो दर्शन शास्त्र में नास्तिक और आस्तिक का अंतर है वो वेदों की प्रामाणिकता को लेकर है, और सामान्य जीवन में हम ईश्वर को लेकर आस्तिक और नास्तिक। तो जो लोग सामान्य जीवन में ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनको हम ईश्वरवादी या अनीश्वरवादी क्यों नहीं कहते? सर ये एक बोलचाल की भाषा हो गई है कि ये आदमी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है तो नास्तिक है या कर्मकांड नहीं करता उस प्रकार से। क्रिश्चियन जो लोग हैं वो गॉड में भरोसा करते हैं। हाँ सर। तो उस संदर्भ में तो वो आस्तिक हुए। जी सर। लेकिन भारतीय दार्शनिक परंपरा में केवल उन लोगों को आस्तिक कहा जाता है जो वेदों को मानते हैं। जी सर। अगर कहीं इस तरह का विरोधाभास है और समाज में कहीं तनाव है इस बात को लेकर के, आप मान लीजिए किसी एरिया के अधिकारी हैं, तो आप कैसे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में समझाएंगे? सर क्योंकि लोग ज़्यादा भावनात्मक होते हैं, तार्किकता उनमें थोड़ी सी कम होती है भावना के अपेक्षा, तो ये इनके लिए मैं धर्मगुरुओं का सहारा लेना चाहूँगा। कौन से दार्शनिक आपके फेवरेट दार्शनिक हैं? सर जैनिज्म। सर जैनिज्म क्या है मूल सिद्धांत जैनिज्म का? सर ये जो ज्ञान मीमांसा है उसमें शादवाद सिद्धांत है जो ज्ञान की सापेक्षता का वर्णन करता है। शाद शब्द का अर्थ क्या है? सर इसमें सापेक्षता ली जाती है। सर शाद मतलब क्या है शादवाद का सिद्धांत? सर शादवाद में कि अगर हम किसी भी पक्ष को देखें, मतलब किसी भी विषय को देखें, तो एक पक्ष से या एक दृष्टि से वो सत्य हो सकता है और दूसरी दृष्टि से वो असत्य हो सकता है। चलिए, दर्शन शास्त्र में हम 4 शब्द पढ़ते हैं, सत्य, असत्य और सत्य और असत्य। इनमें आप अंतर बता सकते हैं कि इन चारों शब्दों में अंतर क्या है? चारों का छोड़िए, आप केवल 2 का अंतर बताइए। सत्य और सत्य में क्या अंतर है? सत्य और सत्य
जो सर सत्य है उसकी परिभाषा जो है अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग दी है। तो सर मैं किसी एक को अगर आधार बनाऊं, जैसे कि शंकराचार्य ने सत्य की परिभाषा दी है त्रिकाल आबादित, और उस परिभाषा के अनुसार उन्होंने सिर्फ ब्रह्म को सत्य माना है। और सर जैसे कि जैनिज्म में है, उसमें सत्य का लक्षण जो है वो एक मतलब निरंतरता और बिखराव। सर इसका शब्द अभी करेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। और सत्य क्या है? और सत्य सर ये व्यवहारिक जीवन में इसको देखा जा सकता है सर, जैसे कि जो चीज़ सत्य है। कैसे डिफाइन करेंगे सत्य को? सत्य को आपने परिभाषित किया कि त्रिकाल बाधित है, त्रिकाल अबाधित। उसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि आप सत्य को डिफाइन करिए तो कैसे डिफाइन करेंगे? सर हर समाज में सत्य हर समाज का अलग अलग होता है सर, और हर समाज के कुछ मूल्य होते हैं, उसी आधार पे उसका सत्य निर्धारित होता है। चलिए, थैंक यू।